देते हैं। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको पानी के अंदर एक्वस सॉल्यूशन में डालते हैं तो जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करना शुरू कर दे, जो हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करना शुरू कर दे, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम क्षार कहते हैं, बेसिस कहते हैं। यही पढ़ा था। अब ये सारी परिभाषाएं मैंने पिछली क्लास में आपको लिखवा दी है। अब हम एक एक करके बस बेस पढ़ेंगे बच्चा। कौन कौन से बेस होते हैं केमिस्ट्री में जो आपसे वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नंबर 1 पे जो बेस है उसको बोलते हैं हम NaOH। NaOH क्या होता है बच्चा? इसको केमिकल नेम में बोला जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है बच्चों? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का एक दूसरा नाम होता है, इसको कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछे कास्टिक सोडा का केमिकल नाम क्या होता है, तो आपको क्या बताना है बच्चा? कास्टिक सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। और केमिस्ट्री में इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं। अब पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया है स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं बच्चा? ऐसे क्षार जिनको हम पानी में डालते हैं तो वो कंप्लीट तरीके से टूटकर ज्यादा मात्रा में OH नेगेटिव आयंस रिलीज करें, उन्हें हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस वही होते हैं जिनके पीएच का मान 14 या 13.5 या 13 से ऊपर हो। कहने का मतलब है जिनकी पीएच का मान नियर बाय 14 हो, 14 के आसपास हो। इसीलिए कहते हैं बच्चा केमिस्ट्री में ये जो है ना आपका NaOH, इसकी पीएच का मान 14 होता है। इसके पीएच का मान 14 है तो इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस कहते हैं। इसको प्रबल क्षार कहा जाता है। के किसका प्रतीक होता है? के होता है बच्चा पोटेशियम का। क्यों होता है मैम पोटेशियम का के? क्योंकि बच्चों पोटेशियम जो होता है उसको लैटिन भाषा में हम कैलियम कहते हैं। पोटेशियम को लैटिन भाषा में कैलियम कहा जाता है, इसलिए इसका सिंबल यहां से क्या बन गया? के बन गया। ये भी केमिस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। ये भी क्या होता है? एक प्रबल क्षार होता है। ये भी एक स्ट्रॉन्ग बेस माना जाता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया क्या कि इससे हम क्या बनाते हैं? इससे हम बनाते हैं सॉफ्ट सॉप, नहाने वाला साबुन। नहाने वाले साबुन पूछेगा तो ये बोलना है, कपड़े धोने वाला साबुन बोलेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलना है। सॉफ्ट सॉप को बोल देंगे हिंदी में मृदु साबुन। मृदु साबुन बनाने में काम आता है। तो ये दूसरा बेस हो गया। 2 बेस हो गए, बस इतना ही आपको याद रखना है। तीसरा जो बेस होता है बच्चों वो होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH ट्वाइस। अब बता सकते हैं ये कहां काम आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लिखिए, इसका केमिकल नेम क्या होता है? केमिकल नेम होता है इसका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और बच्चों मैं आपको बता दूं इसका एक नाम और भी होता है। हाँ, क्लास तो बिल्कुल सही चल रही है बेटा, तृष्णा मेहता है ना, क्लास एकदम सही चल रही है। इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसी का दूसरा नाम होता है बच्चा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसे हिंदी में कहा जाता है मैग्नीशिया का दूध। दूध ये कलर का हो जाता है। जैसे ही आप इसके पाउडर को क्या पानी में डालते हो तो ये मिल्किश कलर का हो जाता है, दूधिये रंग का हो जाता है। ये कहां काम आता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड काम आता है एंटा एसिड्स बनाने में। एंटा एसिड्स क्या होते हैं बच्चा? एंटा एसिड को हिंदी में कहते हैं प्रति अम्ल। एंटा एसिड्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे यौगिक होते हैं जो आपके पेट में होने वाली एसिडिटी को खत्म करते हैं। हमारे पेट में एसिडिटी होती है, किसकी वजह से? हमारे स्टमक में एक एसिड बनता है, उस एसिड को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। उसकी वजह से हमें पेट में एसिडिटी होती है, जलन होती है, खट्टी खट्टी डकारें आती हैं। अब ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसी कोई भी दवाई जो आपकी एसिडिटी खत्म कर दे, उसको एंटा एसिड कहते हैं। एंटी एसिड यानी कि एसिड का एंटी। तो ये एसिड जो होता है ये एंटा एसिड की तरह काम करता है, ये एसिडिटी खत्म कर देता है बच्चा। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रति अम्ल। इसीलिए हम इसको बोलते हैं प्रति अम्ल। यही जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये काम आता है इनो बनाने में। इनो कब पीते हैं? जब आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी होती है, पेट में जलन हो जाती है, खट्टी खट्टी डकार होती है ना। और साथ में एक दवा आती है बच्चा जिसको बोलते हैं डाइजीन। डाइजीन डाइजीन दवा भी जब खाई जाती है जब कभी किसी इंसान के पेट में जलन हो जाती है, पेट फूल जाता है। इन दोनों के अंदर क्या बनाया जाता है? इन दोनों के अंदर डाला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये दोनों किसकी तरह काम करती हैं? एंटा एसिड की तरह। ये हमारे पेट में होने वाली एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। हमारे पेट में होने वाली एसिडिटी को खत्म कर देते हैं। अच्छा कैसे करते हैं आपको जानना है? देखो कैसे करते हैं। हमारे पेट में HCl निकल रहा है। अरे HCl एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये पेट में ज्यादा निकला, आपको एसिडिटी कर देगा। अब आपने पी लिया बाहर से इनो या डाइजीन दवा खा ली। इनो और डाइजीन में क्या है? बेस है। कौन सा बेस है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपके पेट में जाएगा। पेट में जाएगा, ये एसिड है, ये बेस है, ये अम्ल है, ये क्षार है। और आप पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, एसिड और बेस जब जुड़ते हैं, जब मिलते हैं साथ में, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो जाती है और बनने वाला प्रोडक्ट सॉल्ट और वाटर बनता है। तो यहां से क्या बनेगा? आपका बनेगा MgCl2। यहां से बनेगा बच्चा MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में पानी निकल जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड एक सॉल्ट होता है, एक लवण होता है बच्चों, और साथ में पानी निकल जाएगा। तो जैसे ही आपके पेट में HCl निकल रहा था, आपने इनो पी लिया। इनो आके उस एसिड के प्रभाव को कम कर देगा और आपके पेट की एसिडिटी ठीक हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं बच्चा इसको एंटा एसिड। और आपसे पूछ ले मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के पीएच का मान कितना है? ये पूछा हुआ है बच्चा बीपीएससी के पेपर में। इसकी पीएच लगभग 10 से लेकर 10.5 के बीच में होती है। 10 से लेकर 10.5 के बीच में इसके पीएच का मान होता है।
बच्चों एक बात मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाई है, हम खाने में वीक एसिड खाते हैं और वीक बेस खाते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस खाओगे तो आपका पेट जल जाता है, मुंह जल जाता है। तो बच्चों इसको वीक एसिड की कैटेगरी में रखते हैं, इसीलिए हम इसको खा लेते हैं। मैम एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन पूछता है, देखो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कौन सा बेस होता है जो हमारे पेट की एसिडिटी ठीक कर सकता है, कौन सा बेस इनो और डाइजीन नाम की दवा में पाया जाता है, कौन सा क्षार होता है जो एंटा एसिड की तरह काम कर सकता है, और किसका दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। निखिल कह रहे हैं मैम अगर कोई इंसान एसिड पी लेता है तो सुसाइड करने के लिए तो डॉक्टर उसे इसलिए निरमा पाउडर का पानी पिला देता है। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। निरमा पाउडर क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, लेकिन आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हाँ आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। चलो अगला 4 नंबर पे जो गाँव में पी लेते हैं, एसिड पी लेते हैं, मरते नहीं है एसिड पीने से, है ना, मरते नहीं है, बहुत दिन तक बीमार रहेंगे। अगला 4 नंबर पे जो बेस होता है बच्चा उसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका केमिकल नेम होता है बच्चों, इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसको बोलते हैं लाइम। लाइम का मतलब क्या होता है? चूना। कौन सा चूना? लगाने वाला? ना ही लगाने वाला ना ही खाने वाला। ये सीमेंट बनाने में जो चूना होता है ना, ये वो वाला होता है बेटा, ठीक है। इसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, चूना। कभी कभी इसे बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। ये बुझा नहीं है बेटा, है ना, बिना बुझा हुआ चूना। आ जाए ना कि बिना बुझा हुआ चूना कौन सा होता है, तब आपका आंसर क्या होगा बेटा? बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड होता है। बच्चों ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है इसका यूज क्या है? इसके 2 काम है, दोनों काम एग्जाम में आते हैं। पहला सीमेंट मेकिंग, सीमेंट बनाने में। अरे सीमेंट बनते हुए देखिए आपने कभी? सीमेंट बनाने में सबसे ज्यादा यही डलता है, सीमेंट बनाने में कैल्शियम ऑक्साइड काम आता है, सीमेंट बनाने में। दूसरा देखो बच्चों कहां पे काम आता है? बच्चों जब मिट्टी के अंदर एसिडिक मीडियम ज्यादा हो जाता है, बुझा हुआ चूना नहीं है बेटा, बुझा हुआ इसके बाद पढ़ाऊंगी, वो होता है आपके खेत की मिट्टी है, अगर उस मिट्टी की एसिडिटी ज्यादा हो जाए, मिट्टी के अंदर एसिडिक नेचर ज्यादा आ जाए, तो बच्चा हमारी मिट्टी के अंदर उपजाऊ कम रह जाती है मिट्टी, यानी कि उसके ऊपर जो फसल रहती है वो फसल कम पैदा होगी। तो होता क्या है बच्चा, जब मिट्टी के अंदर सॉइल होती है, मिट्टी का एसिडिक नेचर बढ़ जाए, एसिडिक नेचर बढ़ जाए, मिट्टी का अम्लीय प्रकृति बढ़ जाए, मिट्टी के अंदर ऐसी मिट्टी जिसके अंदर अम्लीयता बढ़ जाए, अम्लीयता बढ़ जाए, एसिडिक नेचर क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए। मैंने ऊपर सिंबल दिया है, ऊपर का मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ जाए। तो क्या होता है? आशुतोष ले लिया आपका नाम, आशुतोष कुमार, ठीक है मैम। लाइव क्लास करने का क्या फायदा, आप तो रिप्लाई करते नहीं हो, तो बेटा रिकॉर्डेड पढ़ लो। हाँ तो रिकॉर्डेड पढ़ लो, है ना। आई बात समझ में? तो क्या होता है, जब आपके खेत की मिट्टी के अंदर एसिडिक नेचर बढ़ जाए तो उस मिट्टी के अंदर क्या मिलाया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड मिलाया जाता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड किस नेचर का है? बेसिक नेचर का है, क्षारीय प्रकृति का है। तो वो क्या करेगा? मिट्टी का एसिडिक नेचर कम कर देगा और आपकी फसल अच्छी हो जाएगी। मैम एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है? सुनो, एग्जामिनर पूछता है कि जब मिट्टी का एसिडिक नेचर बढ़ जाता है तो ऐसी मिट्टी को किससे ट्रीट किया जाता है? तो आपको बताना है वहां पे कैल्शियम ऑक्साइड मिला दिया जाता है, ठीक है। इसको स्टार कर लिएगा और एग्जाम में बार बार आता है। ये कैसा क्वेश्चन और आता है, मैम हमारी मिट्टी के अंदर बेसिक नेचर भी तो बढ़ सकता है, मिट्टी का बेसिक नेचर भी तो बढ़ सकता है। बिल्कुल सही बात है, अगर मिट्टी का बेसिक नेचर बढ़ जाए, क्षारीय प्रकृति बढ़ जाए मिट्टी की, है ना, तब भी हमारी फसलें अच्छे से नहीं उग पाती हैं। तो अगर क्षारीयता बढ़ जाती है मिट्टी के अंदर तो उसके अंदर क्या डाला जाता है? तब ऐसी मिट्टी के अंदर जिप्सम डाला जाता है बेटा। क्या डाला जाता है? जिप्सम डाला जाता है। अगर कोई किसान होगा आपके क्लास में तो बिल्कुल इन सारे शब्दों को अच्छे से रिलेट कर पा रहा होगा। तो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाए, एसिडिक नेचर बढ़ जाए तो किससे ट्रीट करते हैं? बेसिक नेचर बढ़ जाए, क्षारीयता बढ़ जाए तो क्या हो जाता है बेटा? नींबू डालते हैं। नींबू कौन डालता है बेटा, है ना, तब उसको जिप्सम से ट्रीट किया जाता है। तो ये वाला जो चूना होता है ना बेटा, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। क्या होता है? ये बिना बुझा हुआ चूना, इसको लाइम कहते हैं, सिंपली लाइम कहते हैं। अब इसको बुझाना है हमें, तो क्या करना है? इसको पानी के अंदर डाल दो। अरे कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दो तो चूना बुझ जाएगा और क्या बनेगा? यहां से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। बस इसे कहते हैं बुझा हुआ चूना। ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लिखो इसे कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है बच्चा स्लैग्ड लाइम। इंग्लिश में बोलते हैं स्लैग्ड लाइम और हिंदी में कहते हैं बुझा हुआ चूना। जो चूना बुझ गया है। चूना बुझाते किसमें? हम पानी में। ये बुझा हुआ चूना होता है बेटा। कभी कभी पता है एग्जामिनर पूछता है लाइम वाटर क्या होता है? लाइम वाटर क्या होता है? तो लाइम वाटर यानी कि लाइम का पानी, चूने का पानी। तो चूने के पानी में आपने चूने के अंदर पानी डाल दिया तो लाइम वाटर बन गया। तो लाइम वाटर किसको बोलेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलेंगे। तो इसी का दूसरा नाम होता है लाइम वाटर। इसे चूने का पानी बोलते हैं बेटा, ठीक है। अगर सिंपली चूना पूछे तो वो होता है कैल्शियम ऑक्साइड। चूने का पानी पूछे तब आप क्या लिखोगे? तब आप लाइम वाटर लिखोगे, ठीक है। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब ये वाला चूना ईटेबल होता है, ये वाला लोग खाते हैं, ये खाने योग्य होता है। चूना किसके साथ खाया जाता है? पान, तंबाकू, मसाले में चूना खाते ना। चूने का एक छोटा सा एक वो आता है, बोतल सी आती है, पान के जर्दे के अंदर मिक्स करके और ऐसे खा लेते हैं अंकल लोग, आंटियां भी खाती है बहुत सारी। ये वाला खाया जाता है। दूसरा इसका काम क्या होता है? दूसरा इसका काम होता है बेटा व्हाइट वॉश करने में, सफेदी करने के लिए। हमारे घरों में हम मकान को सफेदी करते हैं,
पुट्टी करते हैं। अब आपके यहाँ क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ तो बोला जाता है कली करवाना। आपके यहाँ क्या बोलते हैं बच्चा? व्हाइट वॉश को सफेदी करने में यही चूना काम आता है बेटा। हमारे यहाँ खैनी के साथ खाया जाता है। बहुत नॉलेज है बेटा सुजीत कुमार, खाते वाते तो नहीं हो तुम, नहीं खाना चाहिए, कैंसर कर देता है, बकल कैंसर, माउथ कैंसर कर देता है। सुनिए बच्चों, क्या आप बताओगे व्हाइट वॉश क्या बोलते हैं आपके यहाँ? व्हाइट वॉश को हमारे यहाँ बोलते हैं कली करवाइए राजस्थान में। अब आपके यहाँ मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं। अरे सफेदी नहीं करते हैं क्या शादी वादी में गांव में? आजकल शहर में और जो मतलब थोड़े से लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो पेंट करवा लेते हैं। गाँव में तो सबके सफेद कलर के मकान होते हैं, पुट्टी कर लेते हैं, है ना? तो बच्चों सफेदी करते हैं इसी वाली चूने से। सफेदी करते हैं तो देखो एक बात बताऊं मैं आपको, आपने देखा है गांव में छोटे बच्चे होते हैं वो ऐसे दीवार को ऐसे खुरच खुरच के खा रहे होते हैं, देखा आपने कभी? देखते हैं आपने कभी ऐसे देखा होगा आपने? बच्चों क्यों खाते हैं वो? क्योंकि जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है वो मिट्टी खाते हैं, मिट्टी में कैल्शियम होता है। या जब घरों में सफेदी कर देते हैं, पुट्टी कर देते हैं, तो पता है ऐसे निकाल निकाल के बच्चे खाते हैं जिनके अंदर कैल्शियम की कमी होती है। तो इसके अंदर कैल्शियम है ना, इसलिए खाते हैं। तो जिन बच्चों के अंदर कैल्शियम की कमी होती है वो मिट्टी खाते हैं, दीवार के ऊपर से पपड़ी निकलती है उसको खा लेते हैं, क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी रहती है। ठीक है, तो बच्चों यहां से व्हाइट वॉश से एक क्वेश्चन आता है, डेली लाइफ की केमिस्ट्री है बेटा ये। आप खुद देखो, जब व्हाइट वॉश करते हैं तो व्हाइट वॉश करने के 3 से 4 दिन बाद चमक आती है ना? जैसे शादी है 10 तारीख की तो 5 तारीख को व्हाइट वॉश करवा लेते हैं या 10 दिन पहले करवा लेते हैं ताकि चमक अच्छी आ जाए। तो सुनिए जरा जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिए, व्हाइट वॉश जब करवाते हैं तो चमक 2 से 3 दिन के बाद आती है। बस एग्जामिनर यहीं से क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब हम व्हाइट वॉश करते हैं तो उसमें चमक 2-3 दिन के बाद क्यों पैदा होती है? व्हाइट वॉश किससे करा है बेटा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से किया है, CaOH ट्वाइस से किया है। अब क्या होता है बेटा? हाँ पुताई भी बोलते हैं भाई, लिख लो। ठीक है, एक बच्चा नाराज हो रहा है मैम पुताई क्या होता है? बेटा इसी को पुताई बोलते हैं। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आपने दीवारें लीप दी, दीवारों पे लगा दिया। अब बच्चा जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके संपर्क में आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आई? हमारे एनवायरमेंट में, हमारी एयर में CO2 होता है। तो जैसे CO2 इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो यहां से बनता है CaCO3 प्लस H2O, और CaCO3 को कहा जाता है लाइमस्टोन, चूना पत्थर। यही होता है वो संगमरमर। इसकी वजह से चमक आती है बच्चा। चमक वो आती है, वो कैल्शियम कार्बोनेट लाता है चमक, वो चूना नहीं लाता है। वो चमक आती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। तो एग्जामिनर पूछता है कि जब हम सफेदी या पुताई करते हैं, व्हाइट वॉश करवाते हैं, तो उसमें 2 से 3 दिन के बाद चमक क्यों पैदा होती है? तो आपको क्या बताना है बेटा? आपको बताना है कि 2 से 3 दिन के बाद इसलिए चमक पैदा होती है क्योंकि वो जो व्हाइट वॉश के अंदर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था वो रिएक्ट कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ और वहां बन जाता है CaCO3, और ये चमक पैदा करने का काम करता है। इसे ही कहते हैं लाइमस्टोन, चूना पत्थर, है ना? और इसे ही कहते हैं बेटा सफेद संगमरमर, और इसी की वजह से चमक आती है। तो हमारे क्वेश्चंस क्या क्या बने? लाइम पूछे, सीमेंट बनाने में कौन सा काम आता है? मिट्टी की अम्लता हटाने के लिए क्या काम आता है? मिट्टी की क्षारीयता हटाने के लिए क्या काम करता है? बुझा हुआ चूना कौन सा होता है? लाइम वाटर कौन सा होता है? खाने वाला चूना कौन सा होता है? सफेदी वाला चूना कौन सा होता है? और पुताई करने के बाद 2 से 3 दिन के बाद उस पुताई में चमक क्यों आती है? ये सारे क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आप कर सकते हो। हाँ, इसको मार्बल भी कहते हैं बेटा, इसको मार्बल भी कहते हैं। ठीक है, चल अब नेक्स्ट लिखते हैं। कितना? 5 नंबर तो यही हो गया, 6 नंबर। इसको 4 करें तो इसको 5 कर लो, 6 लिख लो। अगला आता है बच्चा जिंक ऑक्साइड, ZnO। इसे कहा जाता है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड बच्चों, जिंक ऑक्साइड के 2 नाम और होते हैं। इसे कहा जाता है फ्लावर ऑफ जिंक। जिंक का फूल इसी को कहा जाता है, फ्लावर ऑफ जिंक। हिंदी में सेम नाम लिख लो, जिंक का फूल कहते हैं इसे। दूसरा जो नाम होता है जिंक का फूल कहते हैं। दूसरा इसे कहते हैं फिलोस्फर्स वूल। क्या कहते हैं बेटा इसको? इसको हम कहते हैं फिलोस्फर्स वूल। फिलोस्फर्स वूल, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिलोस्फर्स वूल का केमिकल नेम क्या होता है? हिंदी में सेम नाम है, इसे कहा जाता है फिलोस्फर का वूल। कोई हिंदी जबरदस्ती बनाने की जरूरत मत करना, इंग्लिश में लिखा हुआ आता है उसी को हिंदी में टाइप कर देता है, फिलोस्फर्स वूल कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को आपको ऑप्शन में कैसे देगा? पूछेगा फिलोसफर्स वूल किसको कहते हैं? एक ऑप्शन होगा जिंक, एक होगा ZnCl2, एक हो सकता है आपका ZnOH, एक हो सकता है ZnO। तो जिंक ऑक्साइड को क्या कहा जाता है बेटा? आप बताओगे। ये बेस होता है, बेसिक नेचर का होता है, ये क्षारीय प्रकृति का होता है, और इसी को कहा जाता है क्या? फिलोसफर्स वूल। अब नेक्स्ट सुनो, नेक्स्ट मैम लाइम किसको कहते हैं? अभी तो पढ़ाया बेटा, अभी तो पढ़ाया, इसी को तो कहते हैं लाइम। चलो नेक्स्ट सुनो। नेक्स्ट आपको याद रखना है बेटा, जिंक ऑक्साइड कहां काम आता है? सिरेमिक इंडस्ट्रीज में। ये होते हैं ना कप बनाए जाते हैं, सफेद कलर की प्लेट बनाई जाती हैं, सिरेमिक इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है सबसे ज्यादा। सिरेमिक उद्योगों में जैसे कटलरी बनाने में, कप बनाए जाते हैं चाय पीने वाले सफेद रंग के, प्लेट बनाई जाती हैं, कटोरियां बनाई जाती हैं, वहां पे काम आता है। दूसरा बच्चा, जब इंसान के दांत टूट जाते हैं तो वो नकली दांत लगवाता है, तो वो इसी के बनते हैं। आर्टिफिशियल टीथ बनाने में नकली दांत बनाए जाते हैं बेटा इससे। देखा आपने कभी किसी के नकली दांत लगा हुआ? देखो एक होता है दांत टूट जाता है, दांत के अंदर जम्स लग जाते हैं, बैक्टीरिया लग जाते हैं, कीड़ा लग जाते हैं, तो दांत की फिलिंग कर देते हैं। वो फिलिंग की जाती है अमलगम से, आगे पढ़ाएंगे, ऊपर कैप लगाते हैं। लेकिन देखो दांत ही टूट गया, पूरा दांत ही टूट गया। अब उस इंसान को अपनी स्माइल अच्छी करनी है ना, और वो कह दे कि भाई क्या मेरे को नकली दांत लगा दो, है ना,
तो नकली दांत किससे बनाए जाते हैं? जिंक ऑक्साइड से बनाए जाते हैं। सिरेमिक इंडस्ट्रीज में काम में आता है, ये नकली दांत बनाने में काम आता है बच्चों, राइट। अब बच्चों जिंक ऑक्साइड के बारे में मैं एक पॉइंट लिखवा रही हूं, वो आपको बहुत अच्छे से लिखना है। ये एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। जिंक ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, हिंदी में कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड। इसे कहा जाता है उभयधर्मी ऑक्साइड। अब मैम ये एम्फोटेरिक शब्द का मतलब क्या होता है? बच्चों ऐसा कोई भी कंपाउंड, ऐसा कोई भी यौगिक जो एसिडिक नेचर में डालोगे तो एसिड की तरह काम करेगा, बेसिक नेचर में डालोगे तो बेसिक की तरह काम करेगा। यानी कि ऐसा कोई भी कंपाउंड जो एसिडिक और बेसिक दोनों की तरह काम कर सकता है, एसिडिक प्लस बेसिक, अम्लीय माध्यम में अम्ल की तरह काम करे, क्षारीय माध्यम में क्षार की तरह काम कर दे, तो उसे कहा जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उभयधर्मी, दोनों धर्म का है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर का है। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति का होता है बच्चों। एसिडिक नेचर में एसिड की तरह काम करेगा, बेसिक नेचर में बेसिक की तरह काम करेगा। तो ये होता है जिंक ऑक्साइड। अगला एक और लिख लो, लास्ट वाला, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, AlOH3। Al किसका सिंबल होता है? एल्यूमिनियम का, AlOH3। इसे कहा जाता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कहां काम आता है? वाटरप्रूफ क्लॉथ बनाने में, रेन कोट बनाने में। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड सबसे ज्यादा काम आता है बच्चों, लिख लेना, वाटरप्रूफ क्लॉथ्स बनाने में। वाटरप्रूफ क्लॉथ क्या होते हैं? जैसे रेनकोट, ठीक है, वाटरप्रूफ क्लॉथ जिसके आर पार पानी ना जा पाए, जैसे रेनकोट वगैरह पहनते हो आप बारिश के मौसम में, उसमें बनाने में काम आता है। और यहीं पे एक पॉइंट और लिखना कि जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है ये भी एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, ये भी एक उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड है बच्चों, इसका मतलब मैम ये एसिडिक नेचर में एसिड की तरह काम करेगा और बेसिक नेचर में बेसिक की तरह काम करेगा। आपको मैंने आज 2 ऑक्साइड पढ़ा दिए, आज मैंने आपको 2 ऑक्साइड पढ़ा दिए जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। कौन कौन से? फटाक से लिखो, फटाक से मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। अगर आपसे पूछ ले, देखो कैसे क्वेश्चन पूछेगा, मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। आज के बाद एक क्लास और होगी, चैप्टर खत्म, उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इंडिकेटर्स भी पढ़ा देंगे, सब पढ़ा देंगे। मुझे बताओ कि अगर आपसे पूछ ले जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, NaOH हो गया, और पूछ लिया जिंक ऑक्साइड, और आपसे दे दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पूछे इनमें से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, क्या करके आओगे? ऐसे ही आपसे जिंक ऑक्साइड की जगह दूसरा ऑप्शन दे दे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो आप क्या करके आओगे बेटा? ये दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये कैसे होते हैं? ये सिर्फ बेसिक नेचर के होते हैं, हमेशा क्षारीय माध्यम की तरह काम करते हैं। आगे बस समझ में? तो ये होते हैं आपके बेस, बस इतने ही बेस आपको याद रखने, इतने ही बेस आपको याद रखने हैं। प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं इसके, ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी, बस वो 20 के आंसर कर पा रहे हो इसका मतलब आपने ये चैप्टर अच्छे से पढ़ लिया। चले, ये हो गए आपके बेस। तो एसिड और बेस क्या होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स क्या होने, उनके एग्जांपल क्या है, सारे मैंने करवा दिए। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में, लवण के बारे में। सॉल्ट क्या होते हैं? कोई बता सकता है मुझे सॉल्ट कैसे बनते हैं? नमक कैसे बनता है? लवण कैसे बनता है? बच्चों जब कभी भी मैम आप पटना आ रहे हो खान सर के रिसेप्शन में, नहीं बेटा बहुत गर्मी है, बच्चा मेरा छोटा है, सर का इन्विटेशन मेरे पास आया था, फोन भी आया था, मैसेज भी आया था, लेकिन मैं नहीं जा पाऊंगी, है ना। चलिए सुनिए, क्या सॉल्ट कैसे बनते हैं? जब हम किसी एसिड की किसी बेस के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, जब हम किसी अम्ल की क्षार के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर होता है। सॉल्ट यानी लवण, ठीक है, नमक नहीं, नमक तो NaCl होता है, लवण बोलना चाहिए हिंदी में सॉल्ट को, क्योंकि सॉल्ट तो बहुत सारे होते हैं ना। और साथ में क्या निकलता है? पानी निकलता है, ठीक है। और बच्चों इसी अभिक्रिया को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसे कहा जाता है। एक बच्चा बहुत कमेंट कर रहा है, आकाश वर्मा। आकाश वर्मा आप क्या कहना चाह रहे हैं बताइए मुझे। मैम आप जो आपकी रेलवे ग्रुप डी की प्रैक्टिस सेट है उसे मैं ले लूं, पूरा होने, बेटा सिलेबस पूरा होने के बाद प्रैक्टिस सेट काम में आता है। जब तक सिलेबस पूरा नहीं होगा आप कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लो, आप कुछ नहीं कर सकते, पहले सिलेबस पूरा करो उसके बाद लेना। चलो सुनो, एसिड, जैसे आपने एक एसिड लिया HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसकी रिएक्शन करवा दी एक बेस के साथ, NaOH बेस होता है, तो यहां से क्या बनेगा? यहां से बच्चों देखो NaCl बन जाएगा, और यहां से 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन जुड़ गया तो पानी बन गया, NaCl बन गया प्लस वाटर निकल गया। NaCl को आप टेबल सॉल्ट बोलते हो, साधारण नमक बोलते हो। अब इस रिएक्शन में एक चीज देखो जो आपको समझ में आनी है। पंकज कह रहे हैं आपको इतना सब याद कैसे रहता है, दूसरे टीचर्स को तो नहीं रहता है। बेटा पढ़ाते पढ़ाते 9.5 साल हो गए, 9.5 साल तुम पढ़ लो तो तुम्हें भी याद रह जाए सब, है ना। चलो सुनो, देखो ये एसिड क्या है आप बताओ मुझे। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रबल अम्ल है, हाँ मैम ये स्ट्रॉन्ग बेस है, अभी तो पढ़ाया स्ट्रॉन्ग बेस है। तो बच्चों जब दोनों स्ट्रॉन्ग रखते हैं, एसिड भी स्ट्रॉन्ग बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो यहां से जो सॉल्ट बनेगा, नमक बनेगा, लेकिन वो नमक हमेशा न्यूट्रल बनेगा, वो हमेशा उदासीन बनेगा। तो ये बता दो मुझे, अगर कोई आपसे पूछ ले NaCl कैसा सॉल्ट है, एक न्यूट्रल सॉल्ट होता है। और न्यूट्रल कब होता है? जब pH का मान 7 होता है बेटा। तो NaCl की pH का मान पूछ ले आपसे तो कितना 7 होता है। जब दोनों स्ट्रॉन्ग रखोगे तो भाई न्यूट्रल कर देते एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया। इसीलिए हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं।
इसे क्या कहा जाता है? इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है बच्चों। हिंदी में बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। हिंदी में क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीन कर देगा एक दूसरे के इफेक्ट को, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। प्यारे प्यारे बच्चों, अब मैं यहां से इसी साल एएलपी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? सुनो क्या, कि कौन से दो रिएक्शन है जो हमेशा साथ में होते हैं? कौन से दो रिएक्शन है जो हमेशा साथ में होती हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा साथ में होती है। हिंदी में कहते हैं दोहरा विस्थापन। हमेशा न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक साथ होती है। अब मैम डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आप पढ़ते हो ना, रीजनिंग में पढ़ते होंगे, जगह से खिसका देना, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। देखो यहां पे हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन था, ये क्लोरीन हट गया और ये क्लोरीन है, ये किसके साथ जुड़ गया? सोडियम के साथ, Na के साथ। तो यहां से क्लोरीन का डिस्प्लेसमेंट हो गया और NaCl बन गया। यहां पे देखो बेटा NaOH के साथ OH है, ये OH किसके साथ जुड़ गया? हाइड्रोजन के साथ, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट हो गया, पानी बन गया। तो दो डिस्प्लेसमेंट हो गए ना, तो ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन, ऐसी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसके अंदर दो डिस्प्लेसमेंट होते हैं दो बार, उसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। और याद रखिएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमेशा साथ साथ होते हैं, एक साथ होते हैं। समझ गए? हाँ जी मैम, ये इसी साल नहीं, ALP CBT 1 तो इसी साल ही हुआ है ना। हाँ, इसी में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। तो मैंने कहा जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रखोगे तो हमेशा न्यूट्रल सोल्ट बनता है, उदासीन बनता है, जिसके पीएच का मान 7 होता है। तो हमारे घर में जो नमक खाते हैं उसका पीएच का मान 7 होता है बच्चों। अब आ जाओ, अब मुझे ये बताओ कि आपको सोल्ट बनाना है और इस बार आप क्या करो? इस बार स्ट्रॉन्ग एसिड रख लो, वीक बेस रख लो। समझने की कोशिश करना बच्चा, क्या आप इस बार क्या करो? स्ट्रॉन्ग एसिड रख लो, एसिड स्ट्रॉन्ग कर दो, प्रबल अम्ल रख दो, एसिड क्या कर दो? स्ट्रॉन्ग कर दो, और बेस जो है वो वीक रख लो। बेस क्या कर लो? वीक कर लो, वीक बेस कर लो। हिंदी में बोलेंगे इसको दुर्बल क्षार बोलेंगे। बच्चों इस बार जिसको स्ट्रॉन्ग रखा है बनेगा सोल्ट, बनेगा लवण। लवण तो बनेगा ही बनेगा क्योंकि एसिड बेस है, सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन इस सोल्ट के पीएच का मान कितना होना चाहिए? एसिड्स के पीएच का मान कितना होता है? 7 से कम होता है। अब वो डिपेंड करता है कौन सा एसिड है। अब बच्चों जब आपने स्ट्रॉन्ग एसिड रखा है तो जो सोल्ट बनेगा उसके अंदर एसिड वाले आयंस ज्यादा होंगे क्योंकि स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों यहां से जो सोल्ट बनेगा उसकी पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम होगा। ये कॉन्सेप्ट मुझे आपको पढ़ाना था। इसकी पीएच का मान कितना होगा? 7 से कम। अब आप इसका उल्टा कर दो, इस बार स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ, इस बार स्ट्रॉन्ग बेस ले आओ बच्चा, प्रबल क्षार ले आओ, प्रबल क्षार ले आओ और दुर्बल अम्ल कर दो, वीक एसिड कर दो, वीक एसिड कर दो, लिख दो दुर्बल अम्ल कर दो। तो इस बार जो सोल्ट बनेगा, सोल्ट तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन इस सोल्ट के पीएच का मान कितना होना चाहिए? इस लवण के पीएच का मान हो जाएगा बेटा 7 से अधिक। 7 नहीं रहेगा, 7 तो हमेशा दोनों स्ट्रॉन्ग रखने पे बनता है। तो यहां पे जो सोल्ट बनेगा उसकी पीएच का मान कितना हो जाएगा? 7 से अधिक, मोर देन 7। तो एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन देगा? एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा और आपसे पूछ लेगा यहां से जो सोल्ट बना है वो कैसा है। या बच्चों एग्जामिनर पता है क्वेश्चन देगा इक्वेशन की फॉर्म में। अब आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से हैं। मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था HCl, H2SO4, HNO3 ये स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा हो गया? जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना। तो बच्चों ये आपको पहचानना है कि कौन से सोल्ट की पीएच का मान 7 होगा, किसकी पीएच का मान 7 से ज्यादा होगा और किसकी पीएच का मान 7 से कम होगा। अब मुझे पता है आप में से कुछ बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे मैम दोनों ही वीक हो, तो दोनों ने एक लेवल पे न्यूट्रल किया, अगेन न्यूट्रल सोल्ट मिलेगा हमें। अगर दोनों ही वीक होंगे तो भाई दोनों ने एक दूसरे के आयंस को खत्म कर दिया तो वो न्यूट्रल बनेगा सोल्ट। जैसे दोनों स्ट्रॉन्ग थे तब भी न्यूट्रल बनता है, दोनों वीक होते तब भी न्यूट्रल सोल्ट बनता है। ठीक है, किसी ने पूछा है ना ये क्वेश्चन, आंसर कर दिया मैंने। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब एक एक करके सॉल्ट पढ़ ले, कौन कौन से सॉल्ट होते हैं। नंबर 1 पे लिख लो आपका NaCl, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है टेबल सॉल्ट। ये टेबल पे सर्व होता है। हम हमारे घरों में टेबल पे जो नमक खाते हैं इसी को टेबल नमक कहते हैं। बेटा टेबल नमक क्यों नाम पड़ा? जैसे टेबल शुगर क्या होती है? सुक्रोज। हम घर में जो चीनी खाते हैं वो क्या होती है? सुक्रोज होती है। हम घर में जो नमक खाते हैं उसको टेबल सॉल्ट कहते हैं। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्या कि टेबल सॉल्ट यानी कि जो हमारे घरों में नमक आता है वो यही खाते हैं। घरों में जो नमक खाते हैं उसकी पीएच का मान 7 होता है, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, ये जो NaCl होता है ना, ये NaCl हमारे नमक में, आपको मैंने बता एक बायोलॉजी की क्लास में पढ़ाया होगा आपको मैंने, कि नमक के अंदर एक चीज और होती है, आयोडीन। याद है ना कि नमक से ही हमें आयोडीन मिलता है। ये बात याद रखना, हमारे नमक में आयोडीन मिलाया जाता है पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड की फॉर्म में। तो नमक में जो आप घर में नमक खाते हैं उसमें NaCl भी आता है, साथ में पोटेशियम आयोडाइड भी आता है। कभी भी आप नमक की थैली होती है उसके ऊपर पीछे की तरफ देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब सुनो, नमक कहां काम आता है? तो नमक खाने में काम आता है। दूसरा, नमक कहां काम आता है? तो बच्चों ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको पढ़ा रही हूं ना, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। क्या आप सभी लोगों ने कुल्फी खाई होंगी, आइसक्रीम खाई होंगी कभी ना कभी। बच्चों जब आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम के जो ऊपर वाली टिप होती है वो आपको नमकीन लगती है, या आप जब कुल्फी खा लेते हो सबसे लास्ट वाला हिस्सा कुल्फी का बचता है वो आपको नमकीन लगता है। बताओ ऐसा होता है कभी? आपने खाई होगी कुल्फी। तो क्या कह रही है प्रियंका, बायोलॉजी का कोर्स खत्म हो गया क्या? बेटा पढ़ लो, बायो पढ़ाओ तो केमिस्ट्री पढ़ा दो, केमिस्ट्री का सिलेबस करवा दो। हाँ बताओ जरा, जब आप कुल्फी खाते हो तो आपको कुल्फी लगती है कि नहीं लगती है? नमकीन लगती है कि नहीं लगती है? मुझे फटाक से बताओ, लगती है? ऐसा क्यों होता है?
जो कुल्फी बेचता है भैया वो क्या करता है, वो अपने चेंबर के अंदर, बॉक्स के अंदर जहां पे आइसक्रीम कुल्फी होती है, उसके ऊपर नमक छिड़क के रखता है हमेशा। क्यों नमक छिड़क के रखता है वो सुनो, मैं लिखवा रही हूं नमक के बारे में, लिखिए इट डिक्रीजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर, इट डिक्रीजिंग फ्रीजिंग मिक्सचर ऑफ आइस। हिंदी में लिखो, यह बर्फ के हिमांक मिश्रण को कम कर देता है, यह बर्फ के हिमांक मिश्रण को कम कर देता है, फ्रीजिंग मिक्सचर को कम कर देता है, हिमांक मिश्रण को कम कर देता है, को कम कर देता है, कम कर देता है। अब इस शब्द का मीनिंग समझो क्या होता है। इस शब्द का, जो आइस होती है, बर्फ होती है कुल्फी के अंदर या फिर आप आइसक्रीम खा रहे हो उसके अंदर, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। कैसे? फ्रीजिंग मिक्सचर को। अब ध्यान से समझना इस चीज को बच्चों। ये कुल्फी वाले भैया का ठेला है, ठीक है, और ठेले के अंदर आप देखते होंगे बॉक्स होता है, और ये बॉक्स बस इतना सा यहां से खोलता है वो, बाकी पूरा बंद होता है, इसमें से निकालता है आइसक्रीम, आपको देता है, फिर से बंद कर लेता है। इसे बोलते हैं क्लोज्ड चैम्बर। ये बंद चैम्बर है बेटा, कुल्फी वाले भैया का बॉक्स है और वो बंद करके रखता है हमेशा, कभी खुला थोड़ी रखता है। खुला रखेगा तो क्या हो जाएगा, बर्फ पिघल जाएगी, आइसक्रीम पिघल जाएगी। इसके अंदर ऐसे बहुत सारी आपकी कुल्फी रख रखी है, ये कुल्फी रख रखी है, और कुल्फियों के बीच में ये भैया क्या डाल के रखता है, ऐसे बहुत सारी आइस डाल के रखता है, ऐसे आइस डाल के रखता है, ऐसे बहुत सारी, और इस आइस के ऊपर नमक छिड़क देता है, इस आइस के ऊपर ऐसे नमक छिड़क देता है। अब क्या होता है बच्चों, जैसे ही क्या इस नमक छिड़का, यहां पे आइस है, आइस का मतलब बर्फ, बर्फ के ऊपर क्या डाल दिया बच्चा, NaCl डाल दिया, नमक डाल दिया, बर्फ के ऊपर नमक डाला। अब ये नमक क्या करता है, ये नमक जो आइस होती है उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है। कैसे करता है वो सुनो बच्चों, इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज भी करता है, सारी बातें आपको अच्छे से समझ में। देखो क्या होगा, आइस के ऊपर जैसे ही इन्होंने क्या डाला, NaCl डाला। अब आइस के अंदर क्या होता है, पानी होता है भाई, बर्फ किससे जमती है, पानी से जमती है। पानी के अंदर जब नमक मिला देते हैं तो इसे कहा जाता है ब्राइन सॉल्यूशन। खैर ये तो छोड़ो, आपको आगे पढ़ाएंगे। पानी के अंदर जैसे ही नमक डालते हैं तो इसको ब्राइन सॉल्यूशन कहा जाता है। एक तो आप याद कर लेना, ये सिकंजी बनाते होंगे ना, आइस के अंदर आप बर्फ डाल, बर्फ होती है, बर्फ पिघल जाती है तो पानी बन जाता है, उसके अंदर आप नमक डाल देते हैं, चीनी डाल देते हैं, तो क्या बन जाता है, सिकंजी बन जाता है। ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं इसे केमिस्ट्री में। अब बच्चों जैसे ही कुल्फी वाले भैया ने आइस के ऊपर नमक छिड़का तो यहां से एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है, केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाती है। और ये केमिकल रिएक्शन जब होती है तो इसको होने के लिए हीट चाहिए होती है, बहुत ज्यादा उष्मा की जरूरत होती है, हीट की जरूरत होती है। और ये जो हीट, ऐसी कोई रासायनिक अभिक्रिया जिसको होने के लिए हीट चाहिए होती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन हिंदी में कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया, उष्माशोषी अभिक्रिया, है ना। ऐसी कोई भी केमिकल रिएक्शन जिसको होने के लिए हीट चाहिए होता है, उष्मा चाहिए होता है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एक होता है एक्सोथर्मिक, जिस केमिकल रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है उसे उष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक कहते हैं। तो जैसे ही बर्फ के अंदर पानी था, पानी के ऊपर नमक गया तो एक केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो जाएगी, और इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हीट चाहिएगी। तो ये हीट कहां से आएगी, ये इस चैम्बर से आएगी बेटा। और ये जो चैम्बर है, ये चैम्बर कैसा है, बंद है। तो ये आइस के अंदर पानी था, नमक छिड़का तो इस चैम्बर की सारी हीट यहां आ जाती है बेटा, ऐसे हीट आ जाएगी। और जब आप किसी चैम्बर से, ये चैम्बर बंद है बेटा, ठीक है, चैम्बर बंद है, इसकी सारी हीट निकाल ली तो बेटा इस चैम्बर का जो टेम्परेचर होगा वो कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, इसका तापमान घटता जाएगा, घटता जाएगा, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, घटेगा। और घटेगा तो क्या होएगा, बर्फ कभी भी पिघलेगी नहीं, बर्फ कभी भी पिघलेगी नहीं। तो इसीलिए आपको आइसक्रीम या कुल्फी खाने पे आपको हल्की सी नमकीन लगती है। क्यों? क्योंकि बेटा नमक छिड़क के रखता है। ये नमक क्या कर रहा है, फ्रीजिंग मिक्सचर या फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि चैम्बर क्लोज है, चैम्बर बंद है, चैम्बर की सारी हीट ले लेगा, चैम्बर का टेम्परेचर घटता जाएगा, माइनस में चला जाएगा, और जिसकी वजह से ये कुल्फी कभी भी पिघलेंगे नहीं और आइसक्रीम वाले भैया का नुकसान नहीं होगा। तो याद रखना, बर्फ को पिघलने से बचाता है कौन, नमक। बस यही याद रखना है आपको, बर्फ को पिघलने से बचाता है कौन, नमक। तो लिख दीजिए, बर्फ को पिघलने से बचाता है NaCl। NaCl बर्फ को पिघलने से बचाता है, टू प्रिवेंट मेल्ट आइस, आइस को पिघलने से बचाता है। ठीक है, चलो। अब बच्चों आपने सुना होगा पहाड़ों पे जब स्नोफॉल होता है तो ऐसे सड़क है, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को यहां पे छोड़ देती हूं बेटा। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, सिकंजी बनाई है, सिकंजी में आइस क्यूब डालते हो, आइस क्यूब पिघलाते हो ऐसे करके, उसके अंदर क्या नमक डाल देते हो, तो उसी को कहते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। अब बच्चों अगर आपने सुना हो कि पहाड़ों पे बहुत तेज बर्फबारी हुई तो पहाड़ के ऊपर रोड थी और इस रोड के ऊपर बहुत ज्यादा बर्फ आके गिर गई, ऐसे बर्फ गिर गई बहुत सारी, ये रास्ता ब्लॉक हो गया, तो वहां के लोग या वहां की गवर्नमेंट क्या करती है, नमक के कट्टे लाती है और ये नमक के कट्टे ला के इसके ऊपर डाल देती है, और 4-5 घंटे के बाद देखते हैं कि ये जो बर्फ थी ना, ये बर्फ पिघल जाती है, ये बर्फ पिघल जाती है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम नमक बर्फ को पिघलने से भी बचाता है और नमक बर्फ को पिघालता भी है। हाँ, दोनों कॉन्सेप्ट समझ लो आप,
कैसे होता है सुनो, जैसे ही नमक डाला किसके ऊपर, बर्फ के ऊपर, तो बर्फ में क्या है बेटा, बर्फ में पानी है, पानी के साथ क्या आ गया, नमक आ गया, NaCl आ गया, तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन होना शुरू हो गई। और इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए बहुत सारी हीट चाहिए, क्योंकि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, बहुत सारी हीट चाहिए, ऐसे बहुत सारी उष्मा चाहिए। ये हीट कहां से लेगा, इस बार चैम्बर जो है वो ओपन है बेटा, खुला हुआ है, रोड तो खुली होती है ना, रोड ढकी हुई थोड़ी होती है, तो एनवायरनमेंट से बहुत सारी हीट ये रिएक्शन ले आती है। यहां पर इतना हीट बढ़ जाएगा, इतना टेम्परेचर बढ़ जाएगा कि ये बर्फ यहां से हट जाएगी, बर्फ पिघल जाएगी और ये रास्ता ब्लॉक था वो ओपन हो जाएगा, लोग आने जाने लग जाएंगे। इस बार देखो यहां पे टेम्परेचर घट रहा था, यहां पे हीट बढ़ जाती है, और हीट बढ़ेगी तो ये बर्फ पिघाल देगी अपने साथ और बर्फ पिघल जाएगी। तो आपको बस इतना याद रखना है, जब चैम्बर बंद के अंदर आप आइस के ऊपर नमक डालते हो और बंद कर दिया उसे, तब तो बेटा वो बर्फ पिघलेगी नहीं। और अगर आपने चैम्बर खुला रख दिया है ना, रोड पे आपने बर्फ के ऊपर नमक का कट्टा डाल दिया, तब बेटा आप बताओगे वो नमक बर्फ को पिघाल देता है। बस हीट कहां से आती है बेटा, हीट एटमॉस्फेयर से लेता है। रोड किस पे होती है, रोड किस पे, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अंदर हीट होती है, वो सारी हीट ले लेता है, और ये हीट इतनी बढ़ जाएगी कि बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ को पिघालने के लिए जितना हीट चाहिए होगा उतना हीट मिल जाएगा। ठीक है, ये बात याद आ गई। अगर एग्जामिनर अपनी किसी भी लैंग्वेज में कैसे भी डाल के पूछ ले तो आप कर दोगे आंसर, फटाक से बताओ। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, तो आपको बताना है, पानी में नमक डालना ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन होता है। ठीक है, और आप याद रखिएगा कि नमक कैसे कैसे काम आता है, ये दो तरीके से, नमक बर्फ को पिघालता भी है और नमक बर्फ को पिघालने से बचाता भी है, दोनों आपको याद करने हैं बेटा। चलो अब चलते हैं दूसरे सॉल्ट पे। दूसरा सॉल्ट होता है बच्चा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हिंदी में कहा जाता है विरंजक चूर्ण, बहुत बार आता है एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बहुत फेमस है बेटा। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है बेटा, विरंजक चूर्ण को कहा जाता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और लिखा कैसे जाता है, CaOCl2 ऐसे लिखा जाता है। कभी कभी एग्जामिनर का दिमाग घूमता है, वो सीधा ऐसे टाइप करता है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैसे भी आ जाए हमें क्या मतलब है। ठीक है, हमें क्या मतलब, मैम सही से लिखा करो बेटा, ये लिखवाने वाली बात नहीं है, ये तो आपको याद रखनी है बस। आपको बस नोट्स में ये सब थोड़ी ना बनाना, ये तो आपको समझाने के लिए बताया था। अरे भैया ये सब थोड़ी ना लिखोगे आप नोट्स में, ऐसे थोड़ी बनाओगे। नोट्स में बस ये याद आपको अपनी राइटिंग में बस ये लिखना है बेटा कि बर्फ के ऊपर नमक डालते हैं, चैम्बर बंद होता है तो उसको पिघलने से बचाता है, अगर चैम्बर ओपन होता है तो उसको पिघाल देता है बर्फ को। बस ऐसे याद करना है, नोट्स बस यहीं तक बनाने थे, यही चीज, इतना ही। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए किया था बेटा, सही से लिखा करो मैडम। विकास तुम लिख लो बेटा अपने नोट्स में सही से लिखो। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको बोलते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर, नाम से क्लियर है कहां काम आता है बेटा, ब्लीच करने में, ब्लीच करने में काम आता है। कपड़ों के ऊपर कोई दाग धब्बा हट जाता है, लग जाता है, दाग धब्बा लग जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, ड्राई क्लीनिंग वाले को देते हैं, वो ब्लीच करता है, ये कलर काट देता है, कलर काटने का काम करता है। इसे विरंजक एजेंट के रूप में काम में लिया जाता है, कलर हटाने के लिए। जो डार्क कलर होता है ना हमेशा, वो काटा जाता है ब्लीच करके। पहला तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, नोट्स तो बनानी है बेटा, नोट्स बनाने हैं आपको। ठीक है, तो ब्लीच करने में कपड़ों के ऊपर दाग धब्बा लग जाता है, किसी भी स्याही का या फिर कोई चीज का लग जाता है, तो उसे हटाने के लिए काम में लेते हैं। वैसे स्याही के धब्बे आपके ऑक्जेलिक एसिड से भी हट जाते हैं। दूसरा आपने देखा होगा हेयर ब्लीच, हेयर ब्लीच देखिए आपने, बालों पे भी ब्लीच करवाते हैं, लड़कियां करवाती हैं, कुछ लड़के भी करवाते होंगे, है ना। कपड़े के ऊपर ब्लीच, कलर उड़ा देता है, हाँ कलर उड़ा देता है, आप ऐसे लिख सकते हो, स्ट्रॉन्ग कलर को काट देता है। ठीक है, दूसरा हेयर ब्लीच करवाने के लिए, बाल किस कलर के होते हैं, काले कलर के, है ना। अब ये बहुत ज्यादा काले बाल अगर किसी को नहीं रखने हैं तो वो ब्लोंड बोलते हैं इसको, सैलून वालों जाते हैं ना पार्लर वाले, वो इसको ब्लोंड नाम से यूज करते हैं। ठीक है, ब्लोंड कर दो तो बालों का कलर काट देता है, काले कलर को काट देता है, गोल्डन सा कलर कर देता है। तो लड़कियां फेस पे ब्लीच करती हैं। अब मान लो किसी लड़की के, जैसे मैंने ही करवाया था, मेरे बाल देखो, मेरे काले कलर के बाल है, अब इस काले कलर पे मैं अगर कोई कलर चढ़ाना चाहूं तो चढ़ेगा थोड़ी ना, इस पे ब्राउन, डार्क ब्राउन, चॉकलेट कलर ये सब चढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि काला कलर तो स्ट्रॉन्ग है, इसे काटना पड़ेगा। तो पहले बालों के ऊपर ब्लीच किया जाता है, ब्लीच नेचुरल कलर को कट कर देता है, काले को कट कर देगा। अब उसके ऊपर आपको जो कलर करवाना है वो करवा लो। ठीक है, ओके, हाँ जी मैम। नेक्स्ट बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है बहुत बार। ये जो बुझा हुआ चूना था ना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसके ऊपर क्लोरीन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो वहां से बनता है CaOCl2 प्लस साथ में H2O। बच्चों इसको स्टार कर लो, एग्जाम में आता है ब्लीचिंग पाउडर बनाया कैसे जाता है। ये क्या है, ये बुझा हुआ चूना है, स्लैग्ड लाइम है, बुझा हुआ चूना है, और बुझे हुए चूने के ऊपर से कौन सी गैस बहाते हो, क्लोरीन गैस बहाते हो, तो वहां से आपको क्या मिलता है, वहां से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये बहुत बार एग्जाम में आता है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करोगे, फ्लो करोगे, तो वहां से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर निकलता है साथ में, यहीं से आपको ब्लीचिंग, आपको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आ रहा है, और क्लोरीन आप हमेशा याद रखना जर्म्स को मारने के लिए काम में आता है। स्विमिंग पूल की सफाई करने के लिए क्लोरीन गैस यूज करते हैं।
इसीलिए आप पब्लिक स्विमिंग पूल यूज करते हो तो आपके हाथ ऐसे अजीब से हो जाते हैं ना, हाथों में सले सी पड़ जाती हैं, आपके हाथ मुलायम से हो जाते हैं, ईचिंग होने लग जाती है, आंखों में खुजली होने लग जाती है, क्योंकि जो स्विमिंग पूल के अंदर लोगों का पसीना होता है, पसीने से जम्स बनते हैं, उन कीटाणु बनते हैं, कीटाणुओं को खत्म करने के लिए स्विमिंग पूल की सफाई क्लोरीन गैस से की जाती है। क्लोरीन गैस का काम होता है जम्स मारना, ये जर्मिसाइड की तरह काम करता है, ये कीटाणु नाशक की तरह काम करता है। तो भाई अगर किसी के पास क्लोरीन गैस नहीं है तो वो ब्लीचिंग पाउडर से भी अपने स्विमिंग पूल की सफाई कर लेता है। हाँ, क्या वो ब्लीचिंग पाउडर से भी क्या कर लेता है बेटा, अपने स्विमिंग पूल की सफाई कर लेता है। ये जर्मिसाइड की तरह काम करता है, कीटाणु नाशक की तरह। और छोटे मोटे अगर माइक्रोब्स होंगे ना, पसीने से किसी के बने हुए हों, है ना, तो माइक्रोब्स का मतलब होता है सूक्ष्म जीव। अगर छोटे मोटे पैरासाइट्स होंगे, बैक्टीरिया होंगे, ये माइक्रोब्स को भी किल कर देता है। कौन? क्लोरीन गैस या ब्लीचिंग पाउडर। तो इसको दो तरीके से काम में लिया जाता है। बस ब्लीचिंग पाउडर से बस नाम इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि ये एक तो बच्चा क्या करता है, ब्लीच करने में, स्ट्रॉन्ग कलर को काटने के लिए, दूसरा कीटाणु नाशक के रूप में ये जर्मिसाइड के लिए काम में लिया जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बस अब यहां से हम आगे की क्लास कल पढ़ेंगे। अब बच्चों सुनो, क्योंकि मुझे इस चैप्टर को खत्म करना है, कल वैसे शनिवार है, शनिवार को मैं बायोलॉजी की क्लास नहीं लेती हूं, तो कल हम 1 से 2 वाली क्लास में केमिस्ट्री पढ़ेंगे और इस चैप्टर की प्रैक्टिस करके इसे खत्म कर देंगे कल, ठीक है, ताकि सोमवार से अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है बच्चों, कल हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे, एसिड बेस सॉल्ट को। कल क्लास होगी, बायो की नहीं होगी, क्योंकि बायो की पूरे के पूरे 5 दिन चली है क्लास, कल बायो की नहीं होगी। कल 1 से 2 में केमिस्ट्री की क्लास करेंगे और इसे खत्म कर देंगे। मैम ब्लीच करवाने से बाल खराब होते हैं? ऑब्वियसली बाल खराब होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, बाल डैमेज हो जाते हैं, बिल्कुल हो जाते हैं। ठीक है, तो कल 1 से 2 में इस चैप्टर की मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। इसमें कुछ नहीं बचा, 3-4 और सॉल्ट है, उनके बारे में पढ़ लो, और उसके बाद में थोड़ी सी इंडिकेटर्स, डाई पढ़ाऊंगी आपको, है ना, मिथाइल ऑरेंज, फिनोप्थलीन, ये डाई सुनी होंगी आपने, जो एसिड बेस की पहचान करवाते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ तो पढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी, 20 या 30 जितने भी हो जाए, कल ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। अब किसी